हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मीनिंग है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम देखते हैं कि हम किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहे हैं। जब हम सेल करते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, और जब हम उनसे परचेज करते हैं दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट्स। तो इसमें टाइप्स देखने से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड है, बैकवर्ड है या डेवलपिंग है। तो बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड वुडन वर्क, आइवरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स, जिसके लिए तो बहुत जाना जाता था इंडिया। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स ने कैसा किया था? हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए थे, जिससे उनका एक्सपोर्ट कम हो गया और इंडिया से चीप रॉ मटेरियल ले जाते थे। टैक्स फ्री इम्पोर्ट था रॉ मटेरियल का उनके लिए। मतलब अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ओनली फॉर ब्रिटेन। बट अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स का तो उस पर बहुत टैक्स था, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो गई और इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया शोड अ साइंस ऑफ बैकवर्डनेस आफ्टर ब्रिटिश रूल। तो कैसे किया था इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड को एनालाइज करने का, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब होता है नेचर and types of goods and services exported and imported। मतलब हम किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हैं। इस केस में आफ्टर ब्रिटिशर्स क्या किया, कंपोजिशन में क्या चेंज आया? वी बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल पे कोई टैक्स नहीं लगाया था। अगर हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे टू ब्रिटेन तो हम ज़्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगी और हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम हो गई, तो हैंडीक्राफ्ट्स वाले भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे। दूसरा, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? इंडिया में अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचना चाहते थे, तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी फॉर फिनिश गुड्स जीरो रखी हुई थी अपने देश की। मतलब ब्रिटेन से जो गुड्स आती थी उन पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की बढ़ने लगी, तो हमारा कंपोजिशन था वो बन गया बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब हम अपना रॉ मटेरियल बेचकर वही रॉ मटेरियल की गुड्स प्रोड्यूस जो हुई हैं वो खरीद रहे हैं, रेदर देन हम खुद प्रोड्यूस करें। ठीक है। अब अगर हम देखें मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब है हमारा मेजर ट्रेड किसी एक कंट्री से हो रहा था। हमारे फॉरेन ट्रेड पर सिर्फ एक कंट्री का राज था, वो थी ब्रिटेन। दैट इज मोर देन 50% ट्रेड विद द ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन ने, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल किसी और कंट्री को तो उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। रॉ मटेरियल ब्रिटेन को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो कोई टैक्स नहीं था। हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स का तो उन पर भी कोई टैक्स नहीं था। तो मतलब ब्रिटेन से ही हमें फायदा हुआ गुड्स मंगाने का, क्योंकि उन्हीं की गुड्स की डिमांड थी और यही हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते थे। और अदर कंट्रीज के लिए उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी एक्सपोर्ट की हमारे, तो अल्टीमेटली वहाँ से डिमांड कम हो गई। तो मेजर ट्रेड हमारा किससे होने लगा? सिर्फ ब्रिटेन से होने लगा। नेक्स्ट आता है सरप्लस ट्रेड। सरप्लस का मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री सरप्लस में तब होती है व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। मतलब हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज कम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में उस समय एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे बट इंपोर्ट्स कम थे, लेकिन जो स्टेटस था, स्टेटस वाज ड्यू टू हाई एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमारे ग्रोथ का साइन नहीं था बल्कि बैकवर्डनेस का साइन था।
अब यहाँ पे सरप्लस से हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हम अर्न कर रहे थे, एक्स्ट्रा मनी अर्न कर रहे थे, बट दैट सरप्लस जो एक्स्ट्रा हम अर्न कर रहे थे फॉरेन करेंसी का वॉज नॉट एट ऑल यूज्ड फॉर आवर कंट्री। इसमें क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। ब्रिटिशर्स यूज्ड सरप्लस ऑफ ट्रेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में जो वो रूल कर रहे थे उनके फाइनेंस को एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर वॉर एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने अल्टीमेटली हमारे सरप्लस मनी का यूज किया। जो सरप्लस मनी हमारे लिए यूज होनी चाहिए थी, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी सरप्लस मनी या तो वो कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए, या फिर उन्होंने अल्टीमेटली वॉर्स फाइनेंस किए, उससे अपने जो अलग अलग देशों से वॉर कर रहे थे वहां यूज किए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल स्टडीज द फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कैसी है, उसमें बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। तो अब पढ़ते हैं बर्थ रेट एंड डेथ, पढ़ते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट और अदर फीचर्स। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री उस समय बहुत पुअर थी एज वेल एज इलिटरेट थी, जिसकी वजह से दोनों ही हाई थे। तो इट वाज अराउंड 48 पर 1000 एंड इट वाज अराउंड 40 पर 1000, मतलब पर 1000 पर्सन पर हर रोज या हर साल में 48 पर्सन पैदा होते थे, 40 पर्सन मरते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, मतलब 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो पर 1000 कितने बच्चे मर रहे हैं। इट वॉज अराउंड 218 पर 1000 विच वॉज रियली हाई। अगर हम उसको करंट से कंपेयर करें तो इट इज ओनली 34, ठीक है। और अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट को देखें तो वो भी बहुत हाई है इसके कंपैरिजन में। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन एवरेज a person lives and it was only 32 years in 1947, जबकि करंट में इट इज अराउंड 68 years ऑन एन एवरेज। और लिटरेसी रेट, ओवरऑल पॉपुलेशन में से कितने लोग क्या हैं, लिटरेट हैं, इट वाज only 16%, whereas for females it is more worse, for females it was only 7%। तो ये क्या शो करता है, ये एक तरह से जेंडर बायसनेस शो करता है। क्या शो करता है, जेंडर बायसनेस। मतलब एक तो एजुकेशन वैसी लो थी और उसमें भी मेजर पार्टिसिपेशन किसका था, मेल्स का था, और फीमेल्स के लिए इट वाज ओनली 7%। अब अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी करें तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है ऑब्जर्वेशंस लेना। ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि डेथ रेट बहुत हाई था, जिसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से लोगों की डेथ जल्दी हो रही थी, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से डेथ रेट बहुत हाई था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे मेडिकल फैसिलिटीज जो थोड़ी बहुत अवेलेबल भी थी। तो लो इनकम एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी और लो इनकम का मीनिंग यहाँ से समझ आता है कि लोगों का बर्थ रेट बहुत हाई था, क्योंकि लोग इलिटरेट थे। पुअर पीपल समझते थे मोर हैंड्स विल गिव देम मोर अर्निंग्स, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा खर्चा भी तो होगा, और लो इनकम होने की वजह से वो मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से लिटरेसी बहुत हाई थी। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, occupational structure and infrastructure. Thank you class.